सोशल मीडिया तो मैं कहूँगी कि मैंने तो इंस्टाग्राम स्टार्टिंग में दिया उस दिन कर दिया क्योंकि मैं नर्वस थी। उस दिन हो गए इतने मॉक देने के बाद भी। वो एक फनी फेज आई थिंक जो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ लेते हैं। कोचिंग तो किसी को रेकमेंड नहीं करूँगी। हमेशा ही कहते हैं ना बाजी मार ले जाती है। छोड़ो, पहले लॉ पे ध्यान दो अपने सब्जेक्ट। मेरा कैट का रिजल्ट आया तो मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड। बड़ी गलती की थी मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस माइनर से ही मेरिट बनती है, तो इस बार मेरा एम था कि मेजर जल्दी खत्म करके मैं माइनर लॉज भी पढ़। बट मैं ये बोलूँगी कि मॉक टेस्ट सीरीज तो जरूर लगाए कि ऐसा कोई भी लॉ का सब्जेक्ट नहीं है जो हम लोग खुद से पढ़ नहीं सकते और समझ नहीं सकते। एक लीगल मैगजीन है रेस इस पर लॉकिटर थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ। जब आप प्रिपरेशन करते हो और जब आप एग्ज़ाम देते हो तो आपका रैंक बता देता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। उसी के साथ हमारे जुरिस एटलस यूट्यूब चैनल पे काव्या सिंह दीदी जुड़ी हुई हैं, जिनका एकदम धमाकेदार क्लैट में 652 रैंक आया हुआ है और वो LU के 2024 बैच की हैं। वेलकम दीदी टू बी द पार्ट ऑफ जुरिस एटलस। और बताइए कैसा रहा आपका प्रिपरेशन? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी विपिन। प्रिपरेशन तो मैं कहूँगी कि मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। जितना मैंने स्कूल में नहीं पढ़ा होगा उतना मैंने इन 4 महीनों में खुद से पढ़ लिया और मुझे अब लगने लगा है कि ऐसा कोई भी लॉ का सब्जेक्ट नहीं है जो हम लोग खुद से पढ़ नहीं सकते और समझ नहीं सकते हैं। और सबसे ज़्यादा आपको खुद ही पढ़ के समझ में भी आता है। तो कैसा रहा, मतलब आपकी प्रिपरेशन जर्नी कैसी रही? क्योंकि देयर इज़ ए गैप ऑफ 1 ईयर और जब आप प्रिपरेशन करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चलती रहती है, मोटिवेटेड रहना है। और व्हाट इज़ द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड योर प्रिपरेशन? एक्चुअली मेरी स्टोरी थोड़ी अलग है। 1 साल मैंने पूरा इसके क्लैट PG के प्रिपरेशन में इन्वेस्ट नहीं किया था। जैसे मैं पिछले साल जब मैंने ड्रॉप लिया था 2024 में मैं पास आउट हुई हूँ, तो मैंने एक्चुअली कैट एग्ज़ाम के लिए जो मैनेजमेंट के लिए होता है उसके लिए MBA के लिए मैंने ड्रॉप लिया था और मैं उसकी तैयारी कर रही थी। अनफॉर्चुनेटली उसमें इतने अच्छे परसेंटाइल नहीं बने और लगा कि शायद आगे इतना फीजिबल भी नहीं होगा इस साइड कंटिन्यू करना। तो 5 साल लॉ पढ़ा है तो वापस लॉ की तरफ थोड़ा सा जाना हुआ और उसकी फिर लगा कि अगर LLM करना है तो एक अच्छे कॉलेज से करना है। उस साल 2025 दिसंबर में जब मेरा कैट का रिज़ल्ट आया तो मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्टन हो गई थी और उस टाइम क्लैट PG निकल भी चुका था हाथ से, तो बचता था CUT PG। तो मैंने उसकी तैयारी की, 3 महीने थे मेरे हाथ में, उसकी तैयारी की। बट मेरा एम था कि मैं CLC दिल्ली से ही अपना LLM करूं, फिर वो टॉप रैंकर्स को ही मिलता है और अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं निकल पाया। तो फिर मुझे लगा कि कुछ महीने और रुक के मैं एक अच्छे NLU से करूं तो और भी अच्छा रहेगा। तो फिर मैंने अपने कुछ महीने उसकी प्रिपरेशन को दिए और एक अच्छी रैंक के साथ निकाला एग्ज़ाम। So congratulations दीदी फॉर हैविंग हियर एंड इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू बी सी आवर सीनियर। और जब रैंक वो लाते हैं और अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो थैंक यू दीदी, बी द पार्ट ऑफ द जुरिस एटलस। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि कई बार लंबी छलांग लगाने के लिए 1-2 कदम फिर पीछे लेने पड़ते हैं। तो ठीक है, आपने वेस्ट नहीं किया, इन्वेस्ट किया इस जो टाइम है, वो जो आपने बहुत कुछ सीखा, जाना, कैट के लिए प्रिपरेशन किया, थिंकिंग बहुत अच्छी थी। क्योंकि लॉ करने के बाद अगर आप कैट करते हैं MBA के लिए तो पूरा डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है, बहुत डेडली कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और बहुत बढ़िया रहा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। आप जो कैसे आपने किया, पैसेजेस आपने कैसे उसको पढ़ा, रिसेंट जजमेंट, क्योंकि उसमें जो है रिसेंट जजमेंट भी आते हैं, लैंडमार्क जजमेंट भी आते हैं। अब लैंडमार्क जजमेंट कब का आ जाए कोई ठीक नहीं है। रिसेंट जजमेंट का एम्बिट कितना रहेगा, कितने साल का प्रिपरेशन करें। और पैसेजेस, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज़ द बेस्ट, क्या कहते हैं, जो टाइम मैनेजमेंट कर ले गया वो हु इज़ द किंग इन द प्रिपरेशन। तो टाइम मैनेजमेंट को आपने कैसे उसको देखा, आपने मॉक टेस्ट लगाया कि नहीं लगाया, आपने कौन सी कोचिंग ली, आपने कौन सी स्टडी मटेरियल आपने फॉलो की, इसके बारे में कुछ बताइए। मैंने अपनी जो प्रिपरेशन थी वो मिड अगस्त से स्टार्ट की थी। और मैं बताऊँ, मैंने एक सबसे बड़ी गलती की थी, मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस नहीं किया था। तो उसकी वजह से सितंबर तक मैं धीरे धीरे चलते हुए आई और मुझे सितंबर में किसी ने पॉइंट आउट किया कि पेपर तो एनालाइज कर लो, तुम्हें पता ही नहीं कौन सा सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है और आप ब्लाइंडली पढ़े जा रहे हो। कोचिंग मटेरियल तो सारा इट इज़ आउट देयर, बट आपका होना चाहिए कि आप कितना स्पेसिफिक जो पूछा जा रहा है वही कवर करो, क्योंकि लॉ बहुत वाइड है और सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। तो सितंबर तक मुझे लगता है कि मैं गलत डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रही थी। फिर मैंने पास्ट ईयर पेपर्स उठाए और उसको बहुत अच्छे से एनालाइज किया 2-3 साल के। तो मुझे समझ में आया कि इसका क्लैट PG का पैटर्न बहुत ही डिफरेंट है किसी और एग्जाम के। तो और मेमोरी टेस्ट बेस्ड तो बिल्कुल भी नहीं है, आपको लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। सेक्शंस याद करके कुछ नहीं होगा, उस मतलब एप्लीकेशन ऑफ लॉ पूछा जाता है, पैराग्राफ्स आते हैं, टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
तो उस तरीके से फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। पहले अपने मेजर सब्जेक्ट्स को ख़त्म किया, फिर मैंने सोचा कि मेरिट, मैंने CUT PG जब दिया था तो मेरी ऑलमोस्ट ऐसे ही 600 समथिंग रैंक आई थी। तो तब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई थी कि मेजर सब्जेक्ट्स उस टाइम मैं करके गई थी, मैंने माइनर छोड़ दिए थे और माइनर से ही मेरिट बनती है। तो इस बार मेरा एम था कि मेजर जल्दी ख़त्म करके मैं माइनर लॉज भी पढ़ के जाऊँ। तो मैंने सारे माइनर लॉज भी कवर किए थे इस बार, और टाइमली अपना सिलेबस अपना मैंने जल्दी सम अप किया था, क्योंकि मेरे कुछ फैमिली इवेंट्स भी थे और बहुत ही क्लोज थे एग्जाम से। मतलब मुझे ऑलमोस्ट 10 दिन का पूरा ब्रेक लेना पड़ा था नवंबर एंड में, और 7 दिसंबर को क्लैट PG का पेपर था। तो मैंने उसी हिसाब से अपनी पूरी प्लानिंग और सारी चीज़ें करी थी कि मेरे कोर्स ख़त्म रहे, बस मेरा रिवीजन चलता रहे। और मॉक का मैं कहूँगी हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बट क्लैट PG के लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि मॉक एक नॉन नेगोशिएबल चीज़ है। मतलब नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, लेकिन प्रेपरेशन अच्छी होनी चाहिए। आपको मॉक सिर्फ ये बताएगा कि आप उतने टाइम में पेपर सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, आप पैराग्राफ्स को कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो कि नहीं उस प्रेशर में। उसके अलावा मॉक बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं देता। वो आपका कोई सब्जेक्ट तैयार करने में इतनी हेल्प नहीं करेगा जितना आपका एक्चुअली पढ़ने से कवर होगा। तो ऑब्वियसली आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए 3-4 मॉक तो देने ही चाहिए, लेकिन आपको मॉक देते टाइम आई थिंक मेन एम होना चाहिए कि आप अपनी वीकनेस फिगर आउट करिए। अगर टाइम आपको कम पड़ रहा है तो ऑब्वियसली गो फॉर इट, मॉक ज़्यादा दो, टाइम मैनेजमेंट। अगर आपको लग रहा है कि लॉ की नॉलेज कम है, कम समझ में आ रहा है, आंसर आप इतना नहीं कर पा रहे, तो मॉक छोड़ो, पहले लॉ पे ध्यान दो, अपने सब्जेक्ट्स में स्ट्रॉन्ग हो। तो आई थिंक यही मेरी स्ट्रैटेजी भी रही है। मेरे को लगता है पैरेलल लेके चलना होगा। आप लॉ भी पढ़ते रहिए और मॉक भी देते रहिए, और अपना जो है मॉक का एनालिसिस करते रहिए कि मेरे मॉक में कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन छूट रहे हैं, किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन में मेरे नंबर अच्छे आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट में नंबर उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो थोड़ा एनालिसिस भी करना मॉक का जरूरी है, क्योंकि मेरा पर्सनल मानना है कि मॉक बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो सीधा पैसेज पढ़ना, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, तो फिर वहाँ से तो ये आपका तो कुछ स्टडी मटेरियल, कुछ बुक आप रेफ़र करना चाहोगे, बेयर एक्ट या कुछ स्टडी मटेरियल ऑनलाइन ऑफलाइन? मैंने एक्चुअली एक कोचिंग का सब्सक्रिप्शन लिया था, बट मैं वो किसी को रेकमेंड नहीं करूँगी वाली कोचिंग, स्पेशली बिकॉज वो और भी LLM एंट्रेंस के लिए थी और वो मतलब क्लैट स्पेसिफिक नहीं थी। और बाद में मुझे लगा कि मैंने गलत डिसीजन लिया, और मुझे काफ़ी कुछ अपने जजमेंट्स यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, जितना मतलब फ्री मटेरियल है, मुझे लगता है यूट्यूब आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। चैट GPT से आई थिंक मैंने बहुत सारे केस लॉ की समरीज निकाली हैं, उसमें मैं उसे प्रॉम्प्ट भी देती थी कि कोई और केस अगर लैंडमार्क साइट किया है इसके अंदर तो मुझे उसका नाम भी दो और उसमें एक ब्रीफली बताओ कि क्या हेल्ड हुआ था। तो आई थिंक आप मॉडर्न AI टूल्स की हेल्प लेके, या इतना फ्री मटेरियल है यूट्यूब पे, उससे आप बहुत इजीली कवर कर सकते हैं। तो मैं कोचिंग तो किसी को रेकमेंड नहीं करूँगी, बट मैं ये बोलूँगी कि मॉक टेस्ट सीरीज़ तो ज़रूर ही लें एक बार। वो आपकी परफॉर्मेंस PYQs देखना, मतलब आपकी प्रेपरेशन स्टार्ट होनी चाहिए आपके पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस से, और वो ख़त्म होनी चाहिए आपके मॉक के एक अच्छे स्कोर से। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? आप जुडिशरी के लिए आप आगे बढ़ोगे, या कॉर्पोरेट में आपको जाना है, या आप जुडिशरी में आप जाएंगी? मतलब क्या आपका फ्यूचर प्लान है? एक्चुअली मेरा फ्यूचर प्लान, जैसे मैंने बताया, लास्ट ईयर तक मैं कैट दे रही थी, तो बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हो गया। तो अभी मैं ये कहूँगी मैं थोड़ी अनश्योर हूँ, बट एकेडमी अभी मैंने सोचा है मैं अब LNU से अपना PG करूँगी। उसके बाद मैंने सोचा है मैं नेट और JRF निकालूंगी और मैं अपना PhD स्टार्ट करूँगी। तो फिलहाल इसी साइड, बट मीनवाइल ऐसा नहीं है कि यही है, मुझे साथ में और भी लीगल ऑफिसर्स के एग्ज़ाम देने हैं। तो मैंने फ़िलहाल तो यही सोच रखा है। और जो 3 साल जो कंपल्सरी कर दिया गया लिटिगेशंस को, और जब फीमेल का जब पार्टिसिपेशन देखते हैं जुडिशरी में या जैसे लॉ फील्ड में, तो उसको आप कैसे देखती हैं? फीमेल पार्टिसिपेशन आई थिंक जुडिशरी में काफ़ी रहा भी है। लड़कियां हमेशा ही कहते हैं ना बाजी मार ले जाती हैं। इस बार भी RJS का रिजल्ट आया तो आप देख रहे होंगे टॉप 10 में फीमेल्स ने ही डोमिनेट किया। बट हाँ, ये 3 साल का जो रूल आया है इसके चलते मुझे लगता है फीमेल्स के नंबर्स थोड़े तो कम होंगे। ऑब्वियसली मेल्स के भी होंगे, जो लोग अपना लिटिगेशन में स्टार्ट कर देंगे और उनको लगेगा कि यहाँ पे वो एक फर्म होल्ड बना सकते हैं और आगे जा सकते हैं, तो वो लोग क्यों प्रिपरेशन की तरफ वापस लौट के आएंगे। बट हाँ, फीमेल्स के लिए एक बहुत ही नेगेटिव चीज़ है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उनके ऊपर जल्दी शादी और सारी चीज़ें, मतलब उनके लिए एज लिमिट अलग ही सेट होती है। तो उसकी वजह से उनके लिए तो एक नेगेटिव डिसीजन ही है। पॉजिटिव मुझे लगता है कि अगर आप देखना चाहें, इस डिसीजन से निकल के आया है कि लॉ स्कूल्स में जो पढ़ाई होती है उसमें बच्चे अब ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा क्लास आएंगे
और मतलब उस 5 साल की लाइफ को अच्छे से जिएंगे और उससे कुछ लेके जाएंगे अपने साथ, ना कि आधा आप कॉलेज की लाइफ जी रहे हो, आधा आप प्रिपरेशन में लगे हो। कुछ लोगों का तो निकल जाता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है, उनकी स्टोरीज बन जाती है। कुछ लोगों का ना वो वहाँ के रह जाते हैं, ना उनको अपने सब्जेक्ट्स की नॉलेज है, ना कोई एग्जाम निकल पाया, तो वो एक अच्छा ग्राउंड नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि जो साइड आप देखना चाहो, देखिए मैं पर्सनली जुडिशरी की तैयारी नहीं कर रही थी, तो मैं इतना इफेक्ट नहीं हुई इस डिसीजन से जितना आई थिंक मैंने अपने पीयर्स को देखा, उनके लिए एक शौक था वो। तो मुझे तो पर्सनली इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मैं थोड़ा पॉजिटिव साइड को भी देखती हूँ, मुझे लगता है कि देखना ही चाहिए ऑब्वियसली। बढ़िया। तो एक इंटरव्यू को थोड़ा लाइट करने के लिए एक रैपिड फायर क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है? आपके माइंड में जो भी पहला चीज़ जो क्लिक करेगा या आप वो बता सकते हैं या मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, पहले आप वो बताइएगा, ठीक है? तो रैपिड फायर के लिए पहला क्वेश्चन है कि सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ? क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस लॉ? कॉन्स्टिट्यूशनल। आप किसको ज़्यादा प्रेफर करते थे अपने प्रिपरेशन में, डिजिटल नोट्स या हार्ड कॉपी नोट्स? बोथ आई गेस। जजमेंट पैसेज के लिए आप किसको रेफर करते थे, एसएससी ऑनलाइन, मनुपात्रा, ओके। जुडिशरी, लिटिगेशन और आपने एकेडमी बता दिया, तो तीनों में से आप किसको? एकेडमिया, ओके। आप माउंटेन प्रीफर करते हो, मौका मिले, या बीच? बीच तो अभी तक मैं गई नहीं, बट आई थिंक मुझे दोनों ही पसंद आएगा। फिलहाल मैं माउंटेन गई हूँ, तो माउंटेन्स। दिल्ली एनसीआर और लखनऊ? दिल्ली एनसीआर। ओके। एनएलयू या एलयू? एनएलयू। व्हाई नॉट एलयू? आई थिंक मुझे एक्सपोजर से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, मैं अपनी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट को बहुत आगे रखना चाहती हूँ। ओके। गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर? टफ। गवर्नमेंट ऑब्वियसली, जॉब सिक्योरिटी सभी को चाहिए। टॉट लॉ और इंटरनेशनल लॉ? टॉट लॉ। इंटरनेशनल लॉ नहीं पसंद है? एक्चुअली वो बहुत वाइड हो जाता है और मुझे टॉट लॉ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। नहीं, मेरे को लगता है पब्लिक को पुतिन और ट्रम्प और जिनपिंग ज़्यादा, मतलब लोगों को, पब्लिक को मैं अपना ओपिनियन मतलब आपको अनपॉपुलर ओपिनियन है। इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स? यूट्यूब शॉर्ट्स। ओके। टी या कॉफ़ी? कॉफ़ी, ओके। फिक्शन या नॉन फिक्शन? नॉन फिक्शन। लास्ट बुक कौन सी पढ़ी थी? लास्ट बुक आई थिंक लास्ट बुक एक्चुअली फिक्शन पढ़ी थी। नॉन फिक्शन अभी मुझे कोई याद नहीं आ रही है। okay. तो फिक्शन ही पढ़ी थी। फिक्शन अभी मैं काइट रनर पढ़ रही हूँ। okay. और मुझे खालिद एक्चुअली बहुत पसंद है। okay. कुछ हिंदी में भी पढ़ती हैं आप? हिंदी फिक्शन, नॉन फिक्शन में? नहीं, ओके। इंग्लिश नॉवेल आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं? 1 वर्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? पहले एमसीक्यू तो हो गए एक तरीके से, एक 1 वर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। फेवरेट पर्सनालिटी आपके लिए कौन है? फेवरेट पर्सनालिटी जैसे मैं एडमायर करती हूँ, एज एन आइडियल देखती हूँ। तो मतलब मैं फीमेल हूँ, तो मैं हमेशा फीमेल्स को एडमायर करती हूँ। तो मुझे विनीता सिंह, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ शुगर कॉस्मेटिक्स, बहुत पसंद है। जैसे मैं MBA वाली अपनी जर्नी में थी, तो मैं उनको बहुत क्लोजली फॉलो करती हूँ। वो IIT IIM से पढ़ी भी हैं और बहुत ही अकम्पलिश्ड फीमेल हैं। तो वो मेल में पता नहीं, मुझे हमेशा आई थिंक देयर हैज ऑलवेज बीन अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स फीमेल्स। तो मैं क्योंकि फीमेल हूँ, तो मुझे लगता है मेरे सेटबैक्स और जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो फीमेल से मैं ज़्यादा रेजोनेट कर पाती हूँ। तो मैं हमेशा उन्हीं की जर्नी को ज़्यादा फॉलो भी करती हूँ। मेल्स के आई थिंक मैं जो थोड़ा मेरे जो स्पॉटलाइट में आए थे 12th फेल देखने के बाद, जो मनोज कुमार, आई थिंक मैं उनको भी काफ़ी एडमायर करती हूँ। तो ओके। फेवरेट एक्टर वुड बी कौन होगा? आई डोंट नो, मे बी अच्छा पंकज त्रिपाठी। और पहले के देखते हैं, जो पहले के पुराने 90s 70s 80s एक्ट्रेस अगर मुझे बतानी, नीना गुप्ता। अच्छा, ओके। प्रेजेंट टाइम में आई थिंक वो 90s की भी रही हैं, उनके आई एडमायर हर वर्क। और मेल एक्टर में पुराने आई थिंक ऋषि कपूर। हाँ। ओके। अमिताभ बच्चन नहीं? ओके। धर्मेंद्र जी के बारे में क्या ख्याल है? रियली? ओके। लास्ट मूवी कौन सी देखी थी आपने? मैंने एक्चुअली अभी थिएटर में ही देखी थी, धुरंधर। अब तो फायर एंड ऐश भी आ गया। फेवरेट लॉ सब्जेक्ट आपका? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ओके। अच्छा, कॉलेज गॉसिप ज़्यादा पसंद करते हैं कि फैमिली गॉसिप?
जैसे कॉलेज गॉसिप, उसमें मैं कम ड्रेन होती हूँ। ओके, तो काफ़ी अच्छा रहा जान के, अच्छी लगा, मतलब काफ़ी आपका अनपॉपुलर ओपिनियन है लोगों से। तो बेसिकली अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि जब आप प्रिपरेशन जर्नी में रहते हैं तो सोशल मीडिया इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रेन और हम लोग का टाइम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसको आप कैसे मैनेजमेंट करते हो? क्योंकि भीड़ जो है बहुत ज़्यादा है और फोकस और डेडिकेटेड लोग बहुत कम हैं, अगर देखा जाए कंपटीशन, तो मुझे ऐसा लगता है। तो इसके बारे में कुछ लाइट करिए। सोशल मीडिया तो मैं कहूँगी कि मैंने तो इंस्टाग्राम स्टार्टिंग में डीएक्टिवेट कर दिया था, बट उसका पर्पस मेन ये नहीं था क्योंकि मैं एग्जाम दे रही हूँ, मुझे टाइम चाहिए, इतना मेरे ख्याल से मुझ में सेल्फ कंट्रोल है कि मैं ऐप हटा देती हूँ, फिर क्रोम पे इतना मज़ा नहीं आता चलाने में, तो वो तरीका है एक अच्छा। लेकिन मैंने इससे हटाया था क्योंकि आई थिंक आई टोल्ड यू कि मैं मतलब जैसा मैं चाह रही थी प्रायर एग्जाम्स में वैसा परफॉर्म नहीं कर पाई थी, और वो पीरियड आई थिंक बहुत ही मतलब हार्ट ब्रेकिंग था मेरे लिए, मतलब मैं काफ़ी थोड़ा डिप्रेस्ड भी रहती थी। तो शायद आपको लगने लगता है कि साथ वाले लोग अच्छा कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं और आप एक पॉइंट पे स्टक हैं, तो वो चीज़ शायद मैं कहीं देखना नहीं चाह रही थी। मैं लिंक्डइन भी नहीं खोलती थी, मैं इंस्टाग्राम भी नहीं चलाती थी, इतना डीएक्टिवेट कर दिया था। तो मैंने इस रीज़न से किया था। बट बाकी आई थिंक जिनको लगता है कि उनसे नहीं कंट्रोल हो रही है अर्ज सोशल मीडिया चलाने की, तो उनको डीएक्टिवेट कर देना चाहिए। स्नैपचैट के बारे में क्या ख्याल है? पता नहीं, आई डोंट नो अभी लोग स्नैपचैट पे क्यों हैं, मेरे लिए तो बहुत आउटडेटेड हो गया है। मैं स्ट्रीक तो आई थिंक मैंने कभी बनाई भी नहीं और मैं बहुत ही लिमिटेड यूज़ करती हूँ, मैं नहीं यूज़ करती। एक बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मोटिवेटेड कैसे रहें, क्योंकि आप प्रिपरेशन जर्नी में रहते हो, आपके अंदर फायर रहता है, हफ्ते दिन 10 दिन मैक्स टू मैक्स 1 मंथ, लेकिन धीरे धीरे आप अलग अलग चीज़ों को आप एक्सप्लोर करते हो, अलग अलग चीज़ें माइंड में ऑक्यूपाई करने लगती हैं, तो फिर जो फर्स्ट डे की जो एनर्जी रहती है आई थिंक वो 30 या 15-20 दिन बाद वो डाउन होने लगती है। तो उसको कैसे कंसिस्टेंट रखें, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। मोटिवेशन आई थिंक इट्स बाउंड टू डिक्रीज विद टाइम। आई थिंक वो एक कंसिस्टेंट चीज़ है ही नहीं। आप कभी किसी को देखेंगे जो आपको इंस्पायर करता है तो आप इंस्टेंटली बहुत मोटिवेटेड फील करेंगे। विद टाइम आई थिंक फिर आप अपने लेजी स्केड्यूल में जाएंगे तो वो डिक्लाइन होने लगेगा। वहाँ पे आई थिंक डिसिप्लिन का एक अलग रोल आ जाता है। डिसिप्लिन आपको इट कैन बी योर गाइडिंग फोर्स। वो हमेशा अगर आपने सोच रखा है कि मुझे 2-3 घंटे रोज़ पढ़ना है, आपने टॉपिक्स फिगर आउट कर रखे हैं और आप अपने स्केड्यूल के हिसाब से चल रहे हैं, तो किसी दिन नहीं भी बन करेगा, मोटिवेटेड नहीं फील कर रहे होंगे, लेकिन दिमाग में रहेगा कि आज की टू डू लिस्ट में 4 चीज़ें हैं तो मुझे करनी ही है, नहीं तो कल पाइल अप हो जाएगी। तो आई थिंक दैट इज़ डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन का ज़्यादा बड़ा रोल होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव जर्नी में, ना कि मोटिवेशन का। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन से कंसिस्टेंसी मेरे ख्याल से आती है। सही है। आप नाइट आउल रहे हो या अर्ली बढ़ रहे हो प्रिपरेशन की जर्नी? आई थिंक बोथ। मुझे कोई भी चीज़ बहुत जल्दी बोर करती है। तो देयर वर टाइम्स कि मैं 5-5 बजे तक रात तक पढ़ रही हूँ, और देयर वर टाइम्स कि मैं सुबह मैंने स्विच कर दिया और मैं सुबह 5 बजे उठ रही हूँ। तो मैं जल्दी स्विच करती रहती हूँ। इनफैक्ट मैं सेम जगह बैठ के पढ़ती भी हूँ बहुत ज़्यादा। मैं रूम्स और अपने कभी स्टडी टेबल, कभी बेड पे फोल्डिंग टेबल लगा के पढ़ना, मुझे मतलब किसी मतलब ऐसा कुछ फिक्स या रिजिड नहीं है। फिक्स्ड और रिजिड नहीं है। सही है। मतलब पढ़ने के लिए बस मन होना चाहिए, भाई पढ़ना है, जगह कोई भी हो मतलब नहीं है, टाइम कोई भी हो, पढ़ने का मन है पढ़ लेते हैं। चलिए सही है। इसके लिए एक बहुत फनी फेज आई थिंक जब हमारे पेरेंट्स बोलते हैं पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ लेते हैं। सही बात है। ये तो सभी के पेरेंट्स बोलते हैं कि पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ लेते हैं, पढ़ाई से मतलब है। और जब न्यूज़पेपर में जब ये सब रैंकिंग आती रहता है और हम लोग की मतलब वाट लग जाती है कि ये देखो क्या हो रहा है, तुम देखो। हाँ, कम रिसोर्सेज निकल जाते हैं, आपदा में अवसर जिसको कहते हैं। एक चीज़ जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझता हूँ कि एज ए फीमेल जब आप प्रिपरेशन करते हो तो काफ़ी अभी भी हम लोग मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रहते हैं, प्रतात्मक सत्ता जिसको कहते हैं, उसमें आप प्रिपरेशन जब कर रहे हो तो कुछ आपको सोसाइटल हर्डल या फैमिली हर्डल्स आपको एज ए फीमेल देखने को मिला, या आप अपने जो भी फीमेल एस्पिरेंट्स हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे, मतलब इसके ऊपर थोड़ा लाइट करिए। फीमेल एस्पिरेंट्स आई थिंक क्लैट पीजी तो आप एक यंग एज में दे रहे होते हो, तो वहाँ पे इतना प्रेशर नहीं होगा, वहाँ पे कोई नहीं बोल रहा होगा कि दे दो नहीं तो शादी हो जाएगी। बट आई थिंक अब जैसे जुडिशरी के हालात हो गए हैं बेटा, अब 3 साल बाद जब देंगे तो आई थिंक वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप होता है फीमेल्स के लिए। और उनके लिए मैं यही कहूँगी कि पहले कुछ स्टेबल पकड़िए। 3 साल हैं आपके पास, आपके एग्ज़ाम्स देते रहे। अगर आपको एग्ज़ाम्स के थ्रू कहीं जाना है या फिर इनकेस आप एक्सपोजर लेना चाहते हैं कॉर्पोरेट के, तो वहाँ पे सीखिए कुछ टाइम, तो वो ज़्यादा वर्क करेगा। वो स्टेबिलिटी, वो इंडिपेंडेंस, वो एम्पावरमेंट वहाँ से ज़्यादा आएगा। और जब तक आप घर में रहोगे तो आई थिंक वो प्रेशर तो बिल्डअप होता ही है। आई थिंक वो ड्रॉप ईयर के साथ वो किसी भी एस्पिरेंट पे, चाहे वो मेल हो फीमेल, अगर आप ड्रॉप लेके घर बैठे हैं तो एक अलग तरह का प्रेशर होता है। लोग पूछते हैं आप क्या कर रहे हैं और आपके पास उसका जवाब नहीं होता है, तो वो एक अलग बहुत ख़राब स्टेट होती है। आपने भी ये पर्सनली फील किया है? हाँ, ये मैंने पर्सनली फील किया है। ऑब्वियसली जब आप आई थिंक बहुत टाइम तक कुछ सक्सेस या कुछ
एज अ मतलब रिजल्ट दे नहीं पाते हैं, बहुत डोरमेंट आप हो जाते हो। तो हाँ, तो आपका मन होगा कि फैमिली इवेंट्स में ना जाएं, आपका मन होगा कि घर पे रहें, निकले ना बाहर। वो आई थिंक बहुत लोग डिप्रेस भी हो जाते हैं। आई थिंक यही एक रीज़न है कि आप फिर लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं, तो वो स्टेट आई थिंक बहुत ख़राब होती है। इसलिए मतलब मैं तो काफ़ी आई हैव बिन वेरी एथलेटिक, तो मैं जॉगिंग पे जाती हूँ, मैं बैडमिंटन खेलती हूँ, तो मुझे लगता है वो बहुत हेल्प करता है। मैं योगा बहुत पसंद करती हूँ। तो कोई ऐसी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हॉबीज़ को, इन सब चीज़ों को पीछे ना छोड़ें प्रेपरेशन के दौरान भी, तो वो बहुत हेल्प करती है कोप अप करने के बाद। और कुछ आई थिंक बहुत अच्छा अब तक इंटरव्यू गया है। लास्ट में मैं यही कहूँगा, कुछ लास्ट मिनट टिप्स ट्रिक जिसको आपको लगता है कि अगर मैं ये कर लेती तो मेरे रैंक जो है इम्प्रूव हो जाता, या मैंने लास्ट टाइम में ऐसा कुछ किया जिससे मेरा रैंक बहुत अच्छा हो गया, इससे बुरा भी जा सकता था एट द टाइम ऑफ गिविंग एग्ज़ाम जब दे रहे होते हो तब आपने कुछ ऐसा कुछ किया हो, या कोई मतलब कुछ भी अगर ऐसा जो आप लास्ट टाइम में आप कुछ बोलना चाहते हो, एंडिंग एज ए एंडिंग स्टेटमेंट। मैं कहूँगी मैंने आई थिंक सभी बॉक्सेस टिक किए। मैंने पेपर एनालाइज किया अच्छे से, मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया, मैंने मेजर सब्जेक्ट्स किए, मैंने माइनर लॉस भी किए, मैंने मॉक्स भी दिए एक डिसेंट नंबर में, और मेरे मॉक स्कोर्स बहुत अच्छे भी आए। तो मैंने वो सारी चीज़ें की जो कि एक एस्पिरेंट को करनी चाहिए। फिर भी मैं ये बोलूँगी कि अगर मेरी 652 रैंक आई है तो मैं उससे बहुत सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि आई वॉज कम्पीटिंग अंडर 100, तो मेरा एम वो था। और मैं ये बताती हूँ कि इवन आफ्टर सो मच ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रेपरेशन, समथिंग कैन गो रॉन्ग ऑन द डी डे, हो ही जाता है। तो इंग्लिश अच्छी होने के बाद भी पैसेज, क्योंकि मैं पहले कैट के लिए पढ़ी थी, तो मेरी रीडिंग स्पीड और इंग्लिश बहुत ही अच्छी है, तो मुझे पैसेज पढ़ने में कोई दिक्कत जनरली नहीं होती है। उस दिन हो गई, क्योंकि मैं नर्वस थी, उस दिन हो गई। इतने मॉक देने के बाद भी एक सेंस ऑफ कि एक ही एग्ज़ाम है, इसी में करना है, नहीं तो एक साल फिर घर में बैठता है, कहीं वो थॉट आ जाता है। तो इजी पैसेज पढ़ के भी मैं कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रही थी। और इस साल का पेपर इजी भी आया, थोड़ा सा लेंदी हो गया क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के 2 पैसेज काफ़ी लेंदी, मतलब 1.5 पन्ने के पैसेज आ गए थे, तो पेपर देख के शायद थोड़ा सा मैं डर गई कि थोड़ा लंबा लग रहा है। तो उस टाइम पे डी डे पे क्या होता है वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। तो मैं ये कहूँगी कि काम माइंड से पेपर देना भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना आपकी उसकी पहले की प्रेपरेशन होती है। तो मैं यही लास्ट मिनट टिप किसी को भी देना चाहूँगी कि पेपर के दिन आप थोड़ा काम होके जाइए, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके जाइए, टाइमली पहुँच जाइए, अपने आप को काम करिए और फिर पेपर दीजिए पूरे फोकस के साथ। अंत भला तो सब भला, ठीक है। बहुत अच्छा रैंक आया था। आई थिंक आपको टियर 1 का कोई बहुत अच्छा एनएलयू मिलेगा। आप सबको अपडेट कर दिया जाएगा दीदी कहाँ एनएलयू में गई हैं। किसी को अगर दीदी को कनेक्ट करना हो तो लिंक्डइन पे या उनका इंस्टाग्राम में हैंडल दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ दीदी से आप कनेक्ट कर सकते हो, मिल सकते हो। या कभी मौका मिला तो दीदी के साथ कभी कैंपस टूर अगर करना रहा तो फिर मिल सकते हैं फ्यूचर में। बहुत बढ़िया रहा। जुड़े रहिए जूरी सेटलर्स के साथ, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जूरी सेटलर्स देखते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस। 2026 में हेलो ओपनिंग स्टेटमेंट दी। हाँ मेरा बैच बता दो। और मैं रस होता हूँ।